नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर अफगानिस्तान की। तालिबान जिस रूप के साथ में अभी बीच में लग रहा था कि तालिबान रुख बदलेगा, थोड़ा लिबरल होगा और अपना एक विश्वास जनता के बीच, वहां की आवाम के बीच में कायम कर पाएगा, लेकिन ये ढाके तीन पात साबित हुआ और 3 दिन बाद ही अपने मूल रूप में तालिबान आने लगा है। वहां से जो लोग निकलना चाहते हैं उन पे जाति और स्थानीय लोगों को जिस तरह से बंधक बना करके वापस अपना वही एक तालिबानी चेहरा जो सामने आ रहा है, बड़ा चिंता का विषय है। तो इस वक्त हमारे साथ 3 अलग अलग सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं जो इस पूरे व्यू को समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अफगानिस्तान से सीधे व्यापार से जुड़े हुए हैं अंशुल अग्रवाल जुड़े हैं, जो ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी राजस्थान विश्वविद्यालय के एशियन स्टडी सेंटर के फॉर्मर डीन हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार तालिबान के मामले पर हमसे चर्चा में जुड़े हुए हैं। मैं कटेवा साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार। अमेरिका ने काफी कुछ संरक्षण देते हुए तालिबान को खदेड़ने की कोशिश की। अफगान सेना के साथ में लंबे समय तक ये लड़ाई लड़ी। अभी हालांकि अपनी एक डेडलाइन तय की हुई है अमेरिका ने कि हम इतनी तारीख तक चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन तालिबान ने एक धौंस और धमकी के रूप में कहा है कि 31 अगस्त तक अमेरिकन अफगानिस्तान को खाली कर दें। तो सर इसे किस तरह से देखा जाए, और अगर सिक्योरिटी पर्पज से बात करें तो क्या नेबर कंट्रीज पे या दूसरे मुल्कों पर इसका इस घटनाक्रम का कुछ असर पड़ सकता है? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक तालिबान का सवाल है और हमारे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है जी सर, वो मैं सवाल तो उसके पर चर्चा बाद में करेंगे। पर सबसे पहले अमेरिका का रोल अफगानिस्तान में। अमेरिका 9/11 के हमले के बाद वहां आई और उससे पहले तालिबान वहां 3-4 साल तक शासन कर रहा था। उनको खदेड़ा और तकरीबन 20 साल तक कहते रहे कि अमेरिकन आर्मी अफगान आर्मी को ट्रेनिंग दे रही है। मैं भी जब सर्विस के दौरान था, हमारे बेंगलोर में भी अफगान के ऑफिसर्स और जवान आते थे ट्रेनिंग के लिए। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो ही अमेरिका गया और उसके साथ जैसे बिल्कुल ही जैसे कोई अनट्रेन्ड आर्मी है, उस तरह से अफगान की सेना ने हथियार डाल दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अफगान सेना की जो ट्रेनिंग दी है अमेरिका ने, वो सिर्फ अमेरिकन बेसिस को गार्ड कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग दी, उनको इंसर्जेंसी में तालिबान को खदेड़ने की ट्रेनिंग का कोई खास सिखलाई नहीं दी। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था। जब फुल्ली ट्रेन्ड आर्मी है, यूनिफॉर्म की आर्मी है और 20 साल से पाकिस्तान जो अमेरिका है उनको सहायता कर रहा है, उनको इक्विपमेंट खरीद के दे रहा है, उसके बावजूद जिस तरह से बस 15-20 दिन के अंदर ही हथियार डाल देना और ऐसे करना जैसे कि सेना है ही नहीं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जब किया है तो ऐसे किया है जैसे सामने से कोई विद्रोह नहीं है किसी किस्म का। उससे ज्यादा तो पब्लिक का जो था उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विमेन ने प्रोटेस्ट किया। और अफगान की आर्मी और खास करके उनके राष्ट्रपति एकदम उसी दिन पहले ही वहां से अपना लेकर के एकदम चले गए, दूसरे सऊदी अरेबिया की तरफ भाग गए। तो उससे एक बहुत ही बुरा और सबसे ज्यादा इसका नुकसान होता है किसी भी देश में जब इंस्टेबिलिटी होती है तो नेबर जो उसके पड़ोसी देश हैं उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और खास करके हमारे देश को, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से काफी मेहनत करके काफी सारी कैजुअलिटीज के बावजूद करने के बाद हमने कश्मीर और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उन पे हमने कब्जा, उनको शांत किया है और अभी उनको उनकी ताकत खत्म की है। पर अगर तालिबान यहाँ आ जाएगा तो दूसरे श्रीनगर जो हमारे कश्मीर के मिलिटेंट ग्रुप हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। उनकी बेसिस पाकिस्तान से अफगानिस्तान में शिफ्ट हो सकती है और आने वाले दिनों में वो फिर से तैयारी करके हमारे देश पे फिर से इंसर्जेंसी का हमला बोल सकते हैं। बिल्कुल, वो हमारे सामने खतरा है जिससे हमें चुनौती के रूप में हमें देखना चाहिए। और निश्चित रूप से एजेंसीज ने गवर्नमेंट को अलर्ट किया होगा, सरकार अपने स्तर पे वो कदम उठा रही होगी ताकि हम लोग महफूज रहें, हमारी सीमाएं जो हैं वो दुरुस्त रह सके। मैं एक बार फिर करोड़ सिंह जी के पास जाना चाहूंगा।
सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम जब चर्चा कर रहे थे, तालिबान ने जिस दिन कब्जा किया था काबुल पे, तो थोड़ा सा उस दिन, क्योंकि ये लग रहा था कितने सालों से जो चल रहा है खून खराबा, वो ऐसे जैसे अभी कटेवा साहब को भी संदेह हो रहा है। हमने ये देखा था कि शायद हो सकता है कि तालिबान ने अपना रुख बदला हो, वो जनता का भरोसा जीतना चाह रहा हो, और ठीक है शरिया कानून लागू करना बेशक चाह रहा हो, लेकिन थोड़ी लिबर्टी के साथ में, महिलाओं पे वो उस तरह की जाति नहीं होगी, बच्चों के साथ में नाइंसाफी नहीं करेंगे, और थोड़ा सा भरोसा जीतने। लेकिन तालिबान की जो समझ जैसे दिखाई दे रही थी, अब वो दौर वापस से दिखाई दे रहा है मुझे कि तालिबान से ज्यादा अपेक्षाएं आप नहीं कर सकते। योगेंद्र जी, जैसा कटेवा जी ने बताया, अपने मिलिट्री साइंस के हिसाब से सही बताया। इतनी बड़ी मिलिट्री थी, उसने रेजिस्टेंस नहीं किया, क्यों हुआ ऐसा? तो इसमें हम तीन पक्ष सामने रखते हैं। एक तो अफगानिस्तान की जो लेजिटिमेट सरकार थी, उसकी बहुत बड़ी सेना अमेरिकन ने तैयार करके दी। दूसरा, अमेरिका का दृष्टिकोण क्या रहा, क्योंकि अमेरिका ने 15 फरवरी 2020 में जो समझौता किया दोहा में, उस समझौते में स्पष्ट रूप से तालिबान के साथ समझौता किया। उसमें जो लेजिटिमेट सरकार थी अफगानिस्तान की, उसको कहीं कोई भाग नहीं, कोई पार्टी नहीं बनाया। और उस समझौते में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया कि इस्लामिक अमीरत ऑफ अफगानिस्तान को हम बनाएंगे आपके कहने से, और उसको बाद में यूएनओ से मान्यता भी दिलवाएंगे, एंडोर्समेंट करवाएंगे उस एग्रीमेंट का। ये अमेरिका ने कमिटमेंट किया। दूसरी तरफ जो तालिबानी पक्ष था, उन्होंने ये कमिटमेंट किया कि हम आतंकवाद नहीं फैलाएंगे, हम अलकायदा से संबंध नहीं रखेंगे, जो आतंकी संगठन है उनसे संबंध नहीं रखेंगे। ये एग्रीमेंट 2020 में हो गया। इसमें मुझे अमेरिका का जो इंटेंशन था उस पर कहीं संदेह लग रहा है, क्योंकि नंबर 1 अफगानिस्तान की लेजिटिमेसी को सम्मिलित क्यों नहीं किया? अगर कोई समझौता होता है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट शांति के मामले में स्टेक होल्डर थी, इसलिए अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान में जब अमेरिका ने घोषणा कर दी कि हम जाएंगे, तो अफगानिस्तान की सरकार ने कहा कि तालिबान है वो समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा। बार बार अमेरिका से शिकायत करती रही अफगानिस्तान की सरकार। तो एक तो ये पक्ष है कि 3 अलग अलग पक्ष हैं, उनको कैसे सामंजस्य बैठा है, सामंजस्य नहीं बैठा। उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका एक स्टेटमेंट दिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, कि हमारा मिशन पूरा हो गया। 9/11 का अटैक था, उसको हमें न्याय दिलाना था, वो काम हो गया। राष्ट्र निर्माण का काम हमारा था ही नहीं अफगानिस्तान में। भाई राष्ट्र निर्माण का काम अमेरिका का नहीं था तो 20 साल तक किस लिए थे? वो हमेशा ये कहते थे कि हम प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे, मानव अधिकारों की स्थापना करेंगे। ये अमेरिका का मिशन हमेशा रहा। लेकिन अमेरिका ने ये कहा, तो इन 2 बातों को लेके अमेरिका के ऊपर कुछ मुझे संदेह होता है। दूसरी बात, जैसा कटेवा जी ने कहा, इतनी बड़ी तालिबान का छोटा ग्रुप था, उससे क्यों नहीं लड़ा? इसको हम मिलिट्री साइंस से या पॉलिटिकल साइंस से या दूसरी जो स्ट्रेटेजिक गतिविधियां उनसे नहीं समझ सकते। इसको हम एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी से समझ सकते हैं। अफगानिस्तान का समाज कैसा है, ट्राइबल लाइफ कैसी है, उनके संस्कार कैसे हैं। क्योंकि ट्राइबल कल्चर में एक चीज होता है, ट्राइबल्स आपस में लड़ते हैं। दूसरा आता है, उसको ट्राइबल में मिक्सअप नहीं होने देते हैं, उसको हमेशा बाहरी मानते हैं। तो अफगानिस्तान में अमेरिकन कभी अफगानिस्तान की नहीं हो पाए और अफगानिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया कि अमेरिका उनका। तो ऐसी शायद वो सेना है, सेना ने लड़ना उचित ही नहीं समझा कि हम हमारे आदमी को क्यों मारें। और जो सेना के पास हथियार थे, असला था, वो सब तालिबान को बिना किसी रेजिस्टेंस के मिल गया। आज तालिबान के पास हेलीकॉप्टर हैं, वो पायलट नहीं है। तो इतना कुछ मिल गया, इसमें अमेरिका के ऊपर संदेह होता तो अफगानिस्तान का समाज ऐसा है। और ये इतिहास गवाह है कि जितने एम्पायर्स हैं सब अफगानिस्तान में होती है। रशियन एम्पायर हो, चाहे एम्पायर हो, चाहे आज की स्थिति हो, और चाहे सोवियत यूनियन ने इंटरफेरेंस किया हो, वहां आके कोई सफल नहीं हो पाया। तो हमें अफगानिस्तान की संस्कृति, वहां का ट्राइबल जीवन, वहां का समाज को समझना होगा। अब भारत के लिए क्या स्थिति और भविष्य क्या होगा? निश्चित रूप से तालिबान सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। वो ये कहेंगे कि हम इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे। वो तो
जो पुरानी गवर्नमेंट है उसके मंत्री हैं उनको जगह देंगे, अलग अलग ट्राइबल चीफ को भी जगह देने की कोशिश करेंगे और एक अंतरिम व्यवस्था करेंगे और अंतरिम व्यवस्था करके 1 या 1.5 साल या 2 साल बाद में एक स्थायी सरकार देने का प्रयास करेंगे। लेकिन उनके सामने 2-3 संकट आएंगे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता कैसे लेंगे? चीन मान्यता दे सकता है, रशिया दे सकता है, पाकिस्तान दे सकता है, लेकिन अमेरिका और उसके अलाई किस रूप में मान्यता देंगे? इसके लिए अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि वो G7 के साथ मीटिंग करेंगे, अपने अलाइज हैं, दोस्त हैं, उनसे कंसल्ट करेंगे, नेटो के मेंबर से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे। लेकिन इस पीरियड में उन्होंने आज जो अफगानिस्तान की वेल्थ है, असेट है अमेरिका में, उसको सीज कर लिया है। उसमें तालिबान का या अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। तो IMF ने पैसा देने के लिए मना कर दिया कि आपको स्पेशल ड्राइंग जो राइट है वो हम सीज करते हैं, आप पैसा नहीं ले सकते। तो आर्थिक संकट की स्थिति आ सकती है। इसमें चीन कितना बचा सकता है, एक तो ये महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, रशिया स्ट्रेटेजिकली कितनी मदद कर सकता है, सैनिक दृष्टि से पाकिस्तान कितनी मदद कर सकता है, जो कि मदद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भविष्य डॉक्टर साहब एक बात ये भी निकल के आ रही है कि चाहे चाइना हो, रूस का मैं नहीं कह सकता, पाकिस्तान, दोनों की मजबूरी है, क्योंकि उइगर मुस्लिम्स के साथ में जो चाइना की जाति है वो, उसको ये डाउट है कि तालिबानी क्योंकि कट्टरपंथी हैं ये और इस्लामिक उसके माध्यम से ये गवर्न कर रहे हैं, तो वहां पे ये देख सकते हैं कि उइगर मुस्लिम्स के साथ में जिस तरह की चाइना में हो रही है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तालिबानी उनको सपोर्ट कर दें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरह से एक वहां कट्टरपंथियों की अपनी एक जमात है जो पैरेलल सरकार चलाते हैं, पाकिस्तान को ये डाउट है कि राजी खुशी अगर हम पहले से ही इसे अप्रिशिएट करें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये इनके खाते में जा सकते हैं और फिर हमारे लिए ज्यादा सरदर्द बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको चाइना और पाकिस्तान की तो मजबूरी भी है कि हाँ सुर में सुर मिलाना? देखिए योगेंद्र जी, ये हर राष्ट्र अपना हित देख के चलता है कि हमारा हित साधन कैसे हो और संकट के समय हम उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल लें कि हमारे लिए संकट नहीं हो के वो अवसर हो जाए। चाइना अपना प्रयास करेगा, पाकिस्तान अपना प्रयास करेगा। अब भारत के लिए समस्या है, भारत क्या करे, किस भारत करे। मैं लौटूंगा सर, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर, हम चलेंगे अंशुल के पास में। जी अंशुल, व्यापार बात करें तो व्यापार पे कोई असर पड़ेगा? ये टेम्परेरी फेज माने इसको, या फिर तालिबानी भी अगर आते हैं तो व्यापारी क्या सोचते हैं उसको? क्योंकि जो हमारा ट्रेड रिलेशंस हैं वो तो मेंटेन रहेंगे, ऐसा कुछ लगता है? या फिर पहले जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस देखा हुआ है कि तालिबान के साथ में हमारे ट्रेड रिलेशंस कैसे रहे हैं, वहां के व्यापारियों के साथ कैसे रहे, तो क्या कुछ असर लग सकता है इस? हाँ सर, अभी जैसे हम 80% ड्राई फ्रूट्स के लिए अफगानिस्तान पे डिपेंडेंट हैं। जैसे अंजीर हुआ, पिस्ता हुआ, ये हुआ। तो अभी तक जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी कि तालिबानी कैसे काम करना चाहते हैं, यहाँ भारत में अफवाहों का दौर चालू हो जाता है। आज एक अफवाह आई कि भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगा दी है अफगानी आइटम पे। जी, इसका एक्चुअलिटी में कहीं नहीं था, ना न्यूज पे है ना कुछ भी है, लेकिन इस अफवाह से मार्केट तेज हो गया और स्टॉकिस्ट है वो काम पे लग जाते हैं, वो स्टॉक करना चालू कर दिया। तो इस तरह से एक अननेसेसरी और एक फेक तेजी आ जाती है और ड्राई फ्रूट्स आम आदमी की पहुंच से दूर होना निश्चित है अगर सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया। क्योंकि अफगानिस्तान से जो भी ड्राई फ्रूट्स आता है वो पाकिस्तान के रास्ते आता है और अभी अपन मान सकते हैं कि अफगानिस्तान व्यापारी इंडियन गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? इंडियन गवर्नमेंट से यह है कि जैसा अभी ट्रेड चल रहा था, एक फेयर ट्रेड था अफगानिस्तान के थ्रू। इवन दो अफगानिस्तान से भी जो पठान आते थे वो दिल्ली में या जयपुर में आके व्यापार करते थे, वो फ्री थे। पर अभी ये समस्या आ गई कि अफगानिस्तान को देश छोड़ने से मना किया जा रहा है। तो सरकार से एक ये निवेदन है कि एक तो हमारी पेमेंट सिक्योरिटी हो, जो एडवांस हम जमा करा देते हैं एक भरोसे के ऊपर, पुराना हमारा व्यापारिक भरोसा है उसके ऊपर हम पेमेंट जमा करा देते हैं, उसकी एक सिक्योरिटी हो, कोई बैंक या RBI के थ्रू कि भाई इनका पेमेंट हमारे पास है, डिलीवरी देंगे तो उसके पास आ जाएगा। दूसरा यह है कि सरकार को अभी यह स्मगलिंग का डर भी सताने लग गया कि अफगानिस्तान में 80% अफीम उगता है दुनिया भर का। तो अभी सरकार की नीति में यह ना हो कि इंपोर्ट में उनकी चेकिंग ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जो भी जितना भी प्रतिशत इंपोर्टेड अंजीर हो गया या कुछ भी हो गया, अगर वो चेकिंग में चला जाता है तो उसकी मार्केट वैल्यू काफी कम हो जाती है। उसे हम कस्टम का बॉक्स कहते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू से वो काफी नीचे बिकता है। तो अगर सरकार ने अगर इंपोर्ट प्रोसीजर मुश्किल कर दिया और जो चेकिंग करते हैं उसको ज्यादा विस्तृत कर दिया तो उससे माल मिलने में भी देरी होगी और जो
इंपोर्ट चेकिंग में जो माल डैमेज हुआ है उसका मार्केट वैल्यू कम होगा, तो अल्टीमेटली ड्राई फ्रूट का प्राइस बढ़ना ही है जी। क्योंकि सबका कॉस्ट लग के जो फ्रेश यूनिट बचती है उन्हीं पे डिवाइड होता है वो। तो सरकार से एक यही निवेदन है कि इंपोर्ट के जो प्रोसीजर हैं वो रिलैक्स रखे और हमारा पेमेंट थोड़ा सेफ रखे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से व्यापारियों की अपनी एक परेशानी है। कटेवा साहब, वापस आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार सर। सिक्योरिटी को लेकर के निश्चित रूप से नेबर कंट्रीज के साथ दुनिया की चिंता भी है कि ये, हालांकि ये इसमें राहत की खबर ये है कि जो शायद 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़ के, किसी ने भी इसे मान्यता नहीं दी है। एक ये राहत की खबर कही जा सकती है कि हम ये मान के चलें कि हाँ, मुस्लिम यूनियन जो नेशंस हैं वो लोग इन्हें सपोर्ट कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो तो होगा, तो एक तरह से तालिबान की कमर तो टूट सकती है। लेकिन क्या अमेरिका को 31 अगस्त तक की जो एक टाइम लिमिट दी हुई है वहां कुछ स्टेप उठाना चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से वहां पे रहे, हालांकि दोहा समझौता उन्हीं के दरमियान हुआ फरवरी 2020 में, वो एक बड़ा चिंता का विषय रहा। और बाइडेन से क्या उम्मीदें ज्यादा थी कि हाँ बिल्कुल तालिबान को इस तरह से नहीं आने देंगे, या फिर कहें कि ये बाइडेन के स्तर पे पहली परीक्षा थी, उसमें बाइडेन सफल होते नजर नहीं आ रहे? जहां तक प्रेसिडेंट बाइडेन का सवाल है, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमारा अमेरिका का मैंडेट क्या था अफगानिस्तान में, और जहां जहां अमेरिका ने ये भी, चाहे वो इराक ले लीजिए, चाहे वियतनाम ले लीजिए, चाहे अफगानिस्तान ले लीजिए, इन तीनों जगह पे इन दी लॉन्ग रन उनका कोई जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कोई सक्सेसफुल नहीं रही है। तीनों कंट्रीज में ही उनको मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका इस टाइम पर जब गया है अफगानिस्तान को, इसमें साफ दिख रहा था कि तालिबान जिस तरह से आएगा, और उन्होंने लगता है कि अंडर हैंड डील भी थी तालिबान के साथ कि अमेरिकन ट्रूप्स को आराम से जाने दें, उनको कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं करें, उनके साथ कोई झगड़ा वगैरह नहीं करें। परंतु जहां तक अपने देश का सवाल है, हमारे लिए, किसी भी देश के लिए योगेंद्र जी, जो उनके पड़ोसी देश होते हैं वहां की शांति होना, उस देश की शांति के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। हमारी सिक्योरिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है कि हमारे पड़ोसी देश में किस तरह के हालात हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे दो बड़े पड़ोसी हैं, वो तो पहले ही हमारे से दुश्मनी है उनकी, पाकिस्तान और चाइना। इसके साथ पिछली साल म्यांमार में क्या हुआ, अभी म्यांमार में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, तो ना तो भारत उनको खुल के सपोर्ट कर सकता है, ना उनको खुल के अपोज कर सकता है, क्योंकि चाइना उनको पूरा समर्थन दे रहा है। इसी तरह से अफगानिस्तान में अमेरिका ने जाने से पहले, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को, इस तरह से छोड़ के नहीं जाना था। अगर सोचना था कि इसमें या तो शांति सेना टाइप की कोई पीस कीपिंग फोर्स यूएन का बनाना था, उसको यहाँ पे डिप्लॉय करना था, और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी थी, जो उन्होंने नहीं बनाई। जहां तक तालिबान का सवाल है, पिछली बार जब ये पावर में आए थे तो सिर्फ 3 कंट्रीज ने, मुस्लिम कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, एक पाकिस्तान, एक यूएई और एक सऊदी अरेबिया। उसके बाद बाकी कंट्रीज ने इसको ऑफिशियली कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया था। इस बार जब अभी ये सब हुआ है, अभी 3 एम्बेसीज हैं जो अभी फंक्शन कर रही हैं। चाइना की एम्बेसी फंक्शन कर रही है, रशिया की एम्बेसी वही है, और पाकिस्तान की एम्बेसी वही है। हालांकि अभी तालिबान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोक्स पर्सन ने वर्ल्ड कंट्रीज को बोला है कि हमको रिकॉग्नाइज कीजिए, और यहाँ एक हम स्थायी सरकार बनाने के हालत में है। इसके साथ साथ जो पुराने राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, अब्दुल करजाई, और दूसरे जो एक इनका रिकंसिलेशन, एक फोरम है रिकंसिलेशन फॉर द कंट्री, एक जिसके हेड है अब्दुल्ला, इन दोनों को वो अपनी तरफ मिला करके कोई बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि एक कलेक्टिव गवर्नमेंट हेडेड बाय द तालिबान, पर उसमें दूसरे मिनिस्टर हों और ये दूसरे लोग हों जिसके अंदर, जिससे कि बाकी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करे। क्योंकि अगर वर्ल्ड कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो इस तरह की वहां पे हालत हो जाएगी कि ना तो इकोनॉमी वहां एडवांस कर सकती, और सोशल लाइफ, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, अगर शरिया लॉ लागू करेंगे और विमेन को इसी तरह से दबाकर रखेंगे तो वहां अभी आगे का समय कठिन होने वाला है।
निश्चित रूप से। और दूसरी बात अगर हम कहें, तालिबान को वह एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे आपको सोशल लाइफ लोगों की ख्याल रखना है, हम कैसे सरकार चला सकते हैं, क्योंकि आप कैसे भी लड़ाई झगड़े करके और अपनी ताकत के बलबूते आपने कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसकी भी अपनी एक अलग स्टोरी है कि जैसे जैसे फेजेज में आएंगी चीजें पता लगेगा। लेकिन आप एक कुशल और एक अच्छे प्रशासक हो सकें, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जो हालात अभी तालिबान के दिखाई दे रहे हैं उसमें ये झलकता भी नहीं है। तो निश्चित रूप से तालिबान के सामने भी एक चुनौती है कि वो विश्व बिरादरी के सामने अपनी पोजीशन को कैसे स्ट्रोंग कर सकता है, वो ये कैसे भरोसा दिला सकता है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, क्योंकि अमेरिका बेशक अपने मकसद में कामयाब हुआ हो, लेकिन जो क्रिटिसिज्म अमेरिका को झेलना पड़ेगा अभी, या झेलना पड़ रहा है, कि इस तरह से एक दादा की भूमिका में जो मुल्क आया था कि हम सबको ठीक करके चले जाएंगे, और तीसरी जगह पे इस तरह का बैकफुट पे अमेरिका को लौटना पड़ा। निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों पे जब आने वाली पीढ़ी या अगर वर्तमान पीढ़ी जब पढ़ेगी कि अमेरिका इतना ताकतवर मुल्क, उससे बड़ा कोई धोखेबाज नहीं हो सकता, या सेल्फिश कंट्री, जैसे अभी कमेंट्स हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, आप जो कह रहे हैं वो सब चीजें दिखाई देंगी। क्योंकि अचानक जिस तरह से तालिबान का कब्जा और अमेरिका का विड्रॉ करना, ये तमाम जो चीजें कई संदेह पैदा करते हैं। लेकिन देखना होगा कि कमिंग डेज में इसका असर क्या आता है, और क्या वास्तव में कोई शांति सेना जैसी या कोई इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोई पोजीशन बन पाएगी, ताकि ये कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल एक खुली हवा में लोग सांस ले रहे हैं। क्योंकि अभी खून खराबा इस मोड़ पे भी आ गया है कि तालिबान के लड़ाके भी अभी ढेर किए जा रहे हैं। पंजशीर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, वहां तालिबान के लिए चुनौती है, क्योंकि अड़ियल रुख, और ये कह सकते हैं कि तालिबान का अपना एक अलग एजेंडा है, कि जैसे होता है ना कि बिना दिमाग के कोई चले कि बस मुझे तो एक ही सिद्ध में चलना है, वो स्थितियां बन रही हैं। तो ऐसे में बहुत पीस की बात तो करना भी मुझे लगता है कि बेमानी होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।